Hey guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again, you're welcome to our YouTube channel Educational Expertise. आज के वीडियोस के अंदर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर की बात करेंगे, जो कि आपका महाराष्ट्र के पेपर रहने वाला है। ये महाराष्ट्र सेट का पेपर है, ठीक है। ये 2018 का पेपर है और 18 का जो है सेकंड पेपर है। तो 2018 तक जो पेपर है वो दो पार्ट में होते थे, इन पेपर 2 और 3। तो आज हम पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व किए जाते हैं क्योंकि आपको पैटर्न का पता लगता है कि किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अपने वीडियोस में देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड प्लीज जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है, इंटरेस्टिंग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलते रहेंगे। चलिए, हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है एजर्शन और रीजन का। शुरुआती बहुत टफ क्वेश्चन से हो गई है। चलिए एजर्शन पढ़ते हैं। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका डज नॉट हैव लॉन्ग एंड लोफी फोल्ड माउंटेन सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है कि अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जो लॉन्ग एंड लॉफी फोल्ड माउंटेन सिस्टम जो है वो देखने को आपको नहीं मिलता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब रीजन दिया गया है, प्लेट बाउंड्रीज आर अराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका आर मोस्टली डाइवर्जेंट इन नेचर। तो ये बिल्कुल बात सही है कि अफ्रीका के अंदर जितने भी प्लेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो डाइवर्स है, यानी वो एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे के पास नहीं आ रही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए और आर बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो वो ये है सेकंड क्वेश्चन। द टर्म एट्रीशन इंडिकेट्स, जो एट्रीशन टर्म है वो किस चीज को दिखाती है? एट्रीशन को हम सन्निकर्षण भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर हमें नजर आ रहा है वो है रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ अ पार्टिकल्स इन ट्रांजिट। तो अब बी ऑप्शन क्यों सही है समझना है। देखो, जब लोड का, यानी जब रिवर किसी लोड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है तो उसके अंदर जो लोड होता है ना वो एलिमेंट्स आपस में टकराते हैं, यानी सेडिमेंट आपस में टकरा टकरा के उनका जो साइज है वो और छोटा वो होता हुआ चला जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एट्रीशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द टर्म बर्गस्क्रंड इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। ठीक है, तो बर्गस्क्रंड जो टर्म है वो किस प्रोसेस से एसोसिएटेड है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कोस्टल, एओलियन, फ्लूवियल या ग्लेशियर। देखिए, ना तो ये कोस्टल फीचर है, ना एओलियन यानी वायवीय फीचर है, ना ये फ्लूवियल फीचर है। तो ये डी ऑप्शन, यानी ये एक ग्लेशियल फीचर है। तो आपने देखा होगा जब भी कोई माउंटेन नीचे आती है तो अचानक जो खाइयां बनती है ना, तो उनको हम, ये वो खाइयां होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज द आल्सो क्रेडिटेड फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। तो इनमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है आइसोस्टेसी के कॉन्सेप्ट के लिए? तो यहाँ पे जो डटन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डटन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने आइसोस्टेसी की बात सबसे पहले करी थी। उसके बाद आपके एरी का कॉन्सेप्ट आया, फिर आपका प्राट का कॉन्सेप्ट आया, तो वो बात अलग। तो आप ना एरी और प्राट के कॉन्सेप्ट को भी दोस्तों देख लेना, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डटन का तो आपको पढ़ के जाना है, और जेम्स हटन का भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पिछले जितने भी हमने पेपर देखे हैं उसमें डटन, हटन और एरी, प्राट बार बार इनके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बन के आ ही रहे। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। तो A shadow zone of earthquake waves occurs on the surface of the earth because। तो earthquake का जो shadow zone बनता है, जहां पर जो क्या कहते हैं आपकी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्यों बनता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। क्वेश्चन आपने समझ लिया है। ऑप्शन दिया गया है, ऑल द earthquakes wave get absorbed in this zone, गलत है। उसके बाद ऑल द earthquake waves are absorbed by the mantle, ये भी गलत बात है, क्योंकि मेंटल से पी वेव्स तो जाती है। P waves are refracted and S waves are absorbed by the mantle। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी मेंटल क्या करता है, P वेव को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, उसकी दिशा को चेंज कर देता है, बट S वेव को क्या करता है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है। यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन से। चलिए सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज व्हेन। अब रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज कब होगी? तो इसमें होगा द टेम्परेचर डिक्रीज। तो ए ऑप्शन से ये देखिए, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी जो
ह्यूमिडिटी होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी तो कम होगी, तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर तो डायरेक्ट असर पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, वो एक रेशियो है, यानी कितनी कैपेसिटी, कितनी रिलेटिव एक्चुअल कितनी ह्यूमिडिटी है उसके अंदर और कितनी वो गेन कर सकती है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है, दोनों का रिलेशनशिप है। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे, द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज रेफर्ड टू एज। तो जो आपका ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज ड्राइविंग चल रही है तो वो किस चीज को रेफर करती है, तो वो एक 7th क्वेश्चन, हाँ, तो वो एक रेडिएटिव फोर्सिंग है। ठीक है, तो वो क्या है, एक रेडिएटिव फोर्सिंग है, तो ये चीज याद रखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, ओजोन डिप्लीशन नहीं है, मेल्टिंग ऑफ स्नो नहीं है, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो फोर्स की बात हो रही है तो रेडिएटिव फोर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। सो उसके बाद हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल बिकॉज। देखिए, इक्वेटर रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेनफॉल आपको देखने को मिलती है, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उन फैक्टर के ऊपर नज़र देखेंगे। नियरनेस टू द स्टॉर्म ट्रैक, तो ये बात सही है कि सब ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे स्टॉर्म का जो रास्ता है वो पास है। क्लोजनेस टू वार्म वाटर, बिल्कुल वार्म वाटर की क्लोजनेस की वजह से भी यहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। उसके बाद तीसरा है ईयर राउंड इंस्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हाँ, पूरे साल यहाँ पर एटमॉस्फेयर में इनस्टेबिलिटी रहती है, तो ये भी सही है। इन्वर्जन ऑफ सीटी यानी कॉन्टिनेंटल टुंड्रा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल टुंड्रा जो एयर मास है इसका इन्वर्जन होता है, ये गलत है, तो आपका सी ऑप्शन यानी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, तो क्लाइमेटोलॉजी को तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद 9 की बात करते हैं। Which of the following is not a true for the summer monsoon over northern hemisphere as a system of wind? तो नॉट बोला गया है कि जब समर मानसून आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इनमें से कौन सी बात बिल्कुल गलत है। क्या? तो देखते हैं। A system marked with seasonal wind shift caused by differential heating of land and sea, बिल्कुल सही बात है। लैंड और सी का जो डिफरेंशिएशन होता है हीटिंग का, उसकी वजह से आता है। दूसरा है विंड दैट आर लार्जली कन्फाइंड टू द ट्रॉपिक्स, एग्जाम्पल द रीजन अप टू 20 डिग्री नॉर्थ, ये भी सही बात है। फिर आगे देखते हैं सी ऑप्शन, समर मानसून विंड्स आर द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शंस ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, बिल्कुल सही बात है। रोटेशन की वजह से कौन सा फोर्स बनता है, कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से जो विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो बचा क्या, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। समर मानसून अप्रोच द लैंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं 10th। द लेयर्स बिटवीन द ट्रोपोपोज एंड द लोअर थर्मोस्फेयर आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एटमॉस्फेयर। तो देखिए, ट्रोपोपोज और लोअर थर्मोस्फेयर के बीच जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, तो उसको आप किस एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, तो उसको मिडल एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिडल एटमॉस्फेयर। चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। तो देखिए, कुछ एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर होते हैं, कुछ पैसिव होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव कौन कौन से होंगे, आपका क्लाइमेट होगा, टाइम होगा, बायोटा होगा, बायोटा मतलब होता है बायो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये तो एक्टिव है, बट यहाँ पर पैसिव कौन सा है, पेरेंटल रॉक। ठीक है, ये एक पैसिव है, रीजन है सॉइल फॉर्मिंग का। चलिए 12th क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटिक जोन। तो फोटिक जोन क्या होता है, द लेयर ऑफ ओशियन वेयर ऑल बायोलॉजिकल लाइफ इज लोकेटेड, ये गलत बात है। उसके बाद है द जोन वेयर ओनली कोरल रीफ्स आर लोकेटेड, ये भी गलत बात है। द लेयर ऑफ ओशन अप टू विच सफिशिएंट लाइट पेनिट्रेट, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, जो कि 1000 मीटर के डेप्थ तक होती है। ठीक है, तो फोटिक जोन का मतलब होता है कि वो डेप्थ जिस डेप्थ तक सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट करके जा पाते हैं, ये भी गलत है। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका, विच इज द इम्पोर्टेंट ड्राइविंग फोर्स फॉर ओशन करंट मूवमेंट। तो ओशन की करंट मूवमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स कौन सा होता है, तो याद रखिएगा प्रिवेलिंग विंड्स आर द मेन फोर्सेस दैट कॉजेस द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स। ठीक है, तो प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से जो करंट्स की, ओशन करंट्स की मूवमेंट है वो पॉसिबल हो पाती है, दोस्तों ये याद रखना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन, द 14।
14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोरल्स प्रीडोमिनेंटली अकर्स इन लो टू मिड लैटिट्यूड्स बिकॉज। तो देखिए कोरल का डेवलपमेंट जो है वो लो से मिड लैटिट्यूड के बीच में ज्यादा होता है, क्यों? सिंपल सी बात है, सूटेबल टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, 20 डिग्री से लेके 23 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर यहाँ रहता है, जिसकी वजह से जो बहुत ही सूटेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन है कोरल के डेवलपमेंट के लिए, दैट्स व्हाई वो वहाँ डेवलप करती है। 15 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफर्ड टू एज द प्रोड्यूसर इन मरीन इकोसिस्टम। तो किसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं मरीन इकोसिस्टम का? वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जू प्लैंक्टन्स नहीं, फंजाई नहीं, स्मॉल फिशेस नहीं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स आर दी प्रोड्यूसर्स इन मरीन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। The orthographic and stereographic projections were designed by। तो देखिए ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस का डिजाइन किसने दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है मैंने अभी ज्योग्राफी ऑफ थॉट पढ़ा रहा हूँ, तो ग्रीक ज्योग्राफर्स की वीडियो आज आपको मिल जाएगी। सो उस वीडियो के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है हिपार्कस। ठीक है, हिपार्कस के जो और काम है मैंने वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो गाइज उस वीडियो को जाके जरूर देखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 17th क्वेश्चन। The nature does not drive man along a particular road, but it offers a number of opportunity from among the man is free to select that is related to। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है? दोस्तों देखिए नेचर हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है। पॉसिबिलिटीज मतलब पॉसिबिलिज्म, सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि नेचर हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देता है ताकि हम अपना डेवलपमेंट जो है वो तेजी से कर पाए। बट डिटर्मिनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है नेचर सुपीरियर होता है। नेचर के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो प्रायोरिटीज है उसको चेंज करना पड़ता है। नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ये चीज याद रखेंगे बड़ा फायदा। और नियो डिटर्मिनिज्म को ही हम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको एक और नाम दिया जाता है जिसको हम साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये चीज ना याद रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। द लैंडस्केप रिफ्लेक्ट्स टू प्राइमल नीड्स ऑफ मैन, प्रोस्पेक्ट एंड रिफ्यूजी वाज एडवोकेट बाय। तो लैंडस्केप जो है वो दो चीजों का परिणाम है, एक तो आपका प्रोस्पेक्ट होगा और एक आपका होगा रेफ्यूजी। तो ये बात किसने कही थी दोस्तों? तो ये बात आपके कौन कहते हैं? एपल्टोन कहते हैं। याद रखिएगा, एपल्टोन ने ये बात कही थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफर्स हैं और इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट कर दिया उस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं होमर ने क्या दिया। इलियड और ओडिसी मैंने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको जाके देखिए। हिकेटियस गैस पीरियड्स की बात करते हैं, ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्ट्रैबो किसकी बात करते हैं? एक से हाँ, स्ट्रैबो बात करते हैं हिस्टोरिकल मेमोरी की, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। टॉलेमी बात करते हैं आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एंड टॉलेमी ने एक और बुक लिखी थी गाइड टू ज्योग्राफी, वो भी देख लेंगे। गाइड टू ज्योग्राफी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, मेरी वीडियो जाकर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उस वीडियो आप ग्रीक ज्योग्राफर्स आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि मैंने उसके अंदर बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। चलिए अगला क्वेश्चन 20। हु हैज डिवाइडेड द कॉस्मोग्राफी इनटू यूरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी। तो किसने कॉस्मोग्राफी को यूरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी के अंदर डिवाइड किया? तो वो थे हम्बोल्ट, याद रखेंगे। ठीक है, वो कौन था? हम्बोल्ट था जिसने जो कॉस्मोग्राफी को यूरेनोग्राफी एंड जियोग्राफी में कन्वर्ट कर दिया, दो भागों में बांट दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल, देखिए रैंक साइज रूल किसने दिया? जीके जिफ ने दिया था। अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ लार्जेस्ट सिटी इज 15 lakhs देन द पॉपुलेशन ऑफ फोर्थ लार्जेस्ट सिटी वुड बी। ठीक है, तो अगर किसी शहर की पॉपुलेशन 15 लाख है तो चौथे शहर की क्या होगी? बहुत इजी है,
15 लाख को आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, रैंक से ही तो डिवाइड करना होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बी आपको मिल जाएगा 3,75,000 के आसपास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो ये स्टेटमेंट है 3, तो ये तीनों स्टेटमेंट किसने दी थी उस चीज को हम देखेंगे। तो ऑप्शन देख, स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। माइग्रेशन अकॉर्स इन स्मॉल स्टेप, ठीक है। मोस्ट माइग्रेंट्स गो टू शॉर्ट डिस्टेंस, सही बात है। तो लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट गो टू द अर्बन एरियाज, बिल्कुल सही बात है। तो जब भी डिस्टेंस का और माइग्रेशन का रिलेशनशिप दिखाया जाता है तो उसकी बात रेवेंस्टीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो रेवेंस्टीन इसकी बात करते हैं। क्या, चलिए 23 क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिजाइड्स इन दी लैटिट्यूड। तो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से लैटिट्यूड के बीच में रहती है? वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में रहती है हमारी 80% से ज्यादा पॉपुलेशन। आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा जो फैक्ट है वो बिल्कुल गलत है। तो हमें राइट की पहचान करनी है, सॉरी हमें रॉन्ग की पहचान करनी है। तो याद रखेंगे, पढ़ते हैं। यूरोप इज एज्ड पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट, सही बात है। यूरोप में बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, ये भी बात सही है। चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, बट अब इंडिया है। इंडिया एंड चाइना सपोर्ट 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये गलत है। 50% पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर, ठीक है। अफ्रीका हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अफ्रीका में सबसे ज्यादा दुनिया की फर्टिलिटी रेट है, ये चीज याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन को देखते हैं। अ प्राइमरी रोड इंटरसेक्टेड एट राइट एंगल बाय सीरीज ऑफ सेकेंडरी रोड्स पैरेलल टू द अनदर वुड डेवलप अ डैश टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो जब भी रोड एक दूसरे को इस इस तरीके से एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर कौन सा सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा? तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा हैरिंग बोन सेटलमेंट। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? हैरिंग बोन सेटलमेंट। हाँ, यहाँ पर लैटिट्यूडनल आ सकता था और आपका और भी बहुत आयताकार भी आ सकता था, पर यहाँ पर हैरिंग बोन एक स्पेसिफाई कर दिया उसको, दैट्स व्हाई ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। इन द साउथ ईस्टर्न यूएसए स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर एंड द ओलेरिकल्चर इज कॉल्ड। तो यूएसए में एक स्पेशलाइज्ड तरीके का हॉर्टिकल्चर और ओलेरिकल्चर प्रोड्यूस किया, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार एग्जाम में ट्रक फार्मिंग पे क्वेश्चन बना है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? मिल्पा की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, सही बात है। कैनिंग की बात करें तो फिलीपाइंस में पाया जाता है, सही बात है। पौडो की बात करें तो इंडिया में तमिलनाडु में पाया जाता है, सही बात है। बारबैचो थाईलैंड में नहीं पाए जाते। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नॉट बोला है तो नॉट की तरफ बढ़ेंगे। 28 क्वेश्चन देखेंगे। When production increased in comparison to the quantity of cost element is called। जब भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है क्वांटिटी ऑफ कोस्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। सो अब आता है 29 क्वेश्चन। इनकरेक्ट ऑप्शन की पहचान करनी है। ठीक है, तो फॉरेस्ट नेशनल रिसोर्स है, सही बात है। टाइड्स इन एग्जॉस्टिबल है, सही बात है। कोल इनऑर्गेनिक है, गलत है। ऑर्गेनिक है, पेड़ों के ही तो पदार्थों से बनता है, क्योंकि कोल जो है वो कार्बन से बना है और कार्बन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। और जो वाइल्ड एनिमल है वो रिन्यूएबल है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा? इनकरेक्ट के लिए सही हो जाएगा। 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इनमें से कौन सा एक डायमेंशन नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? तो लॉन्गेटिविटी है, नॉलेज भी होता है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इक्वालिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर।
जेंट्रिफिकेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज जेंट्रिफिकेशन? जेंट्रिफिकेशन इज द सेटलमेंट ऑफ डैश क्लास। तो किस तरीके का सेटलमेंट होता है जेंट्रिफिकेशन? तो मिडिल क्लास का सेटलमेंट होता है दोस्तों, याद रखेंगे मिडिल क्लास का सेटलमेंट होता है, उसको हम जेंट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि जेंडर के अकॉर्डिंग आपको सेटलमेंट देखने को। ठीक है, 32 क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट डज फोर्थ वर्ल्ड रेफर्ड? तो फोर्थ वर्ल्ड किसको कहते हैं? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता है मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और फोर्थ की बात आएगी तो पुअरेस्ट एंड वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यानी ये वो लोग हैं जो कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर पुअरेस्ट भी हैं और वल्नरेबल भी हैं। वल्नरेबल किसके कॉन्टेक्स्ट में? भूख, ठीक है, प्यास, किसी भी डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 33 क्वेश्चन, द डॉक्ट्राइन ऑफ टेरा न्यूलियस रेफर्स टू। तो टेरा न्यूलियस जो है वो किस चीज को रेफर करता है? तो वो है एम्प्टी लैंड्स को रेफर करता है। ठीक है, डी, टेरा न्यूलियस एम्प्टी लैंड को रेफर करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? याद रखिए, मेरी वीडियो में देखिए जाके, ग्रीक जोग्राफर्स, पहले ही पेज पे आपको ये मिलेगा। व्हाट डज द इंडेक्स ऑफ डिसिमिलैरिटी मीजर? तो इनमें से कौन सा इंडेक्स है जो डिसिमिलैरिटी को दिखाता है? तो रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन, ये डिसिमिलैरिटी को दिखाने के लिए बनाया गया है। 35 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बुक इज कंसिडर्ड एज अ की टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी? तो यानी किस बुक को हम कहते हैं ये की टेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए? तो पॉलिशी ज्योग्राफी। और ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? तो ये लिखी है आपके रेड जेल ने, ये भी याद रखें। ठीक है, और लेमजराइन का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया है। डेमोक्रेटिक आइडियल्स की बात कौन करता है? मैकिंडर करते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस अ टाउन मस्ट हैव डैश पॉपुलेशन टू बी आइडेंटिफाइड एज अ अर्बन प्लेस। तो किस एरियाज को हम अर्बन प्लेस के अंदर शामिल करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, जहां की पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा हो। ठीक है, तो 5000 से कम है तो वो रूरल एरिया के अंदर आएगा। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ डन बाय डैश सेक्टर इज कॉल्ड एज इम्पेरेटिव प्लानिंग। तो किस तरीके की मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है जो किस तरीके से की जाती है, जिसको हम इम्पेरेटिव प्लानिंग के अंदर लाते हैं? तो वो है पब्लिक। ठीक है, तो वो पब्लिक सेक्टर आ जाएगा इसके अंदर। चलिए 38 क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। Which one of the following states of India has the highest rank in Human Development Index? तो कौन सी ऐसी स्टेट है जो HDI में टॉप पे है? which is this is the one of the easiest question of this video. केरला इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि केरला के अंदर आपको अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन जो है, कल्चरल एंथोसेंट्रिज्म रीजन विल हैव डैश कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कल्चरल एंथोसेंट्रिज्म रीजन होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो उसके अंदर आपको होमोजीनियस चीजें देखने को मिलेंगी और फंक्शनल, दोनों चीजें आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगी। तो यहाँ ए ऑप्शन सही होगा, यानी समरूप और कार्यात्मकता वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। चलिए 40 क्वेश्चन, पॉडलर्स इन नीदरलैंड आर क्लासिक एग्जांपल ऑफ लैंड यूज प्लानिंग बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ। तो आपने पैडलर्स का नाम सुना होगा, जो कि नीदरलैंड के काफी फेमस क्लासिकल लैंड यूज प्लानर्स होते हैं। तो वो किस मॉडल को फॉलो करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं क्रिस्टॉलर के मॉडल को फॉलो। ठीक है, मॉडल ऑफ क्रिस्टॉलर। तो क्रिस्टॉलर के मॉडल के बेसिस पे पॉडलर्स जो है वो प्लान करते हैं चीजों को। 41 क्वेश्चन देखते हैं। द अरावली रेंज रन अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो अरावली जो माउंटेन है वो कौन कौन सी स्टेट से होते हुए गुजरता है? तो आपका गुजरात सही है यहाँ पे, राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेट है जहां से आपकी अरावली माउंटेन रेंज जो है वो गुजरती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 42 क्वेश्चन, व्हाट इज द what is called to the pass located at the southern end of Nilgiri Hills in the South India? तो सदर्न एंड जो है नीलगिरी हिल्स का, तो वहां पे कौन सा एक पास जो है बहुत फेमस है, पाया जाता है? तो आपका पालघाट पास हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो पालघाट जो पास है वो अन्नामलाई और नीलगिरी दोनों के बीच में पाया जाता है। चलिए
43 क्वेश्चन को देख लेते हैं। एज पर 2011 सेंसस द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इंडिया में कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आपका आंसर रहेगा बिहार। तो बिहार में ऑलमोस्ट 1103 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, जो 1032 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आता है। अगर यूटी की बात करें तो यूटी में आपका दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट रीजन। तो नॉट बोला गया, तो इनमें से नॉट कौन सा एक ट्रांसपोर्ट रीजन नहीं है? कोंकण रेलवे है, सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, हिमालयन रेलवे कोई भी पार्ट नहीं है ट्रांसपोर्ट रीजन का। यही चीज याद रखें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यस, मथुरा, डिगबोई, पानीपत ऑयल रिफाइनरीज आर सेटअप बाय। तो ये जो 3 ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनको सेटअप किसने किया? तो इनको सेटअप किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। याद रखेंगे, किसने सेटअप किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सेटअप किया। ठीक है, 46 क्वेश्चन देखते हैं। If the minimum mapping unit is 1 acre and if this is occupies 1 square centimeter area on map, what should be the scale of the map? ठीक है, तो क्या स्केल तब रहना चाहिए? 46 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1:6360। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के लास्ट क्वेश्चन से देख लेंगे। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ शीट्स दैट कैन बी जनरेटेड ऑन कंप्यूटर मॉनिटर इफ द सैटेलाइट डेटा ऑफ एनी 3 बैंड विद क्वांटिजेशन लेवल इज 2/8। तो इतने डेटा हम ले सकते हैं, 167777216। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो ये थोड़े साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन इजी है ये। इन false color composition vegetation is seen in red colors because। तो vegetation को क्यों रेड कलर्स में हम देखते हैं? near infrared is represented as red। ठीक है, क्योंकि उसको near infrared के सेंसर के थ्रू कैप्चर किया जाता है, तो इसीलिए वो रेड कलर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। चलिए अगला, which of the following colors has highest frequency in visible spectrum range। तो कौन से कलर की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल स्पेक्ट्रम रेंज के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ब्लू कलर में। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। arithmetic mean is considered to be the most balanced measure of central tendency because। तो जो आपका arithmetic mean होता है उसको सबसे ज्यादा बैलेंस्ड सेंट्रल टेंडेंसी माना जाता है। क्यों? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा बिकॉज सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम इट इक्वल्स टू 0। यानी जितने भी डेविएशंस का सम होगा वो हमेशा 0 के इक्वल रहेगा। सो यहीं पे आज की वीडियो खत्म होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो को शेयर करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जो महाराष्ट्र के सेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चंस पहुंच पाए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Fearless।